नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। तो बच्चा, हमारी जो क्लास चल रही है इस समय वो क्या चल रही है कि CGL मींस के हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस जितने भी हैं उन्हीं को लगा रहे हैं, है ना। तो मैंने आपको 2 क्लास दे चुका हूं और हमारी स्ट्रेटेजी यही रह रही है कि भाई हमें CGL मींस के उस एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं जिससे आइडिया लग जाए, बच्चा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। साथ के साथ भाई सबसे बड़ी बात यही है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करने हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इसके मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता तो 33 सही 1/3% की हानि होती। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता। देखो बच्चा, एक सर्टेन रेट पर बेची गई थी, ठीक है। यदि इसके मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेची जाती तो उसको 33 सही 1/3% की हानि होती। सवाल बहुत अच्छा है और देखो उससे बेहतर तरीका है हमारे पास कि भाई एसपी के 33 सही 1/3% पर बेची गई होती बच्चा। तो 33 सही 1/3% को सॉल्व करो, आपका 1/3 हो गया। तो सपोज करो कि पहले मेरा एसपी 3 था और अब की बार जो मेरा एसपी आएगा वो 1 आएगा, क्योंकि बोल रहा है कि एसपी के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता। कहने का मतलब कि 3 की जगह पर 1 का बेचा जाए और 1 का बेचा जाए बच्चा तो उसको 33 सही 1/3% का ही लॉस होता है, ठीक है भाई। तो 33 सही 1/3% का ही लॉस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर उसने खरीदी 3 की होगी तो उसने 1 का ही लॉस लिया होगा और बेची होगी 2 की। कितने की बेची होगी बच्चा, 2 की बेची होगी, लेकिन बेची उसने कितने में है, 1 में है। तो भाई 2 के अकॉर्डिंग वैल्यू 1 दिखा रहा है क्योंकि उसका एसपी के अकॉर्डिंग 1 है और सीपी के अकॉर्डिंग 2 है। आप यहां पे कंबाइंड रेशियो बना लो भाई, और कंबाइंड रेशियो बना लो तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चा, और ये कितना हो जाएगा भाई 1। तो यहां मल्टीप्लाई कर दो या आप एन रूल लगा दो, ठीक। तो यहां से 3 दूनी 6 हो गया और ये 2 हो गया बच्चा और ये हो गया आपका 3। तो खरीदी 3 की, बेची पहले 6 की थी, अब की बार बेची 2 की। अब क्या कह रहा है वो कि भाई अगर अब इसके 80% मूल्य पर बेचूं, कितने परसेंट मूल्य पर बेचूं, 80% पर, तो 6 का 80% कितना होगा बच्चा, तो 6 8 48, तो 4.8 होगा। तो 3 की खरीद के 4.8 की बेचूंगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का होगा भाई 1.8 का, और कितने पर, 3 पर, और गुणा कितना 100% बनाने के लिए। तो यहां से 3 से इसको काट दो भाई, आंसर आ जाएगा 60%। ऑप्शन सी रहेगा। अब इसी जगह पर आपको एक कंबाइंड रेशियो बनाने से बेहतर था कि आप बोलते कि 2 का आधा 1 हुआ है तो 3 का आधा 1.5 लिख लेते, तो आपका सीपी 1.5 होता, एसपी 3 होता, इसका 80%, 3 8 24, 2.4 होता, और यहां से प्रॉफिट आता आपका 0.9 का, और कितने पर, 1.5 पर, और इंटू कितना 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो भाई 15 का भाग 90 में 6 बारी, तो 6 60% आपका आंसर हो जाता। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और क्या कह रहा है भाई हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बच्चा। और हम 2-3 क्वेश्चन भी कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन के, और ये लगभग तीसरा या चौथा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। तो आप यहां से समझ लीजिए कि आपको मेंस में सिंप्लीफिकेशन, इवन कैलकुलेशन, इन दोनों पर बहुत काम करना पड़ेगा, तो ही आप मेंस निकालेंगे। अब देखो उधर करते कैसे भाई इस क्वेश्चन को। तो आप यहाँ पे होल फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 7 14 और 6 20/7 हो गया बच्चा, ठीक है। और ऑफ का मतलब इंटू लगा दीजिए, 4 पंजे 20 हो गया, 20 और 1 21/5 लिख लीजिए, और 7 के साथ डिवाइड का चिन्ह है तो इंटू लगा दो, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल बना दो। तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा, और इंटू 9 पंजे 45 और 1 46/9 लिख लीजिए। क्लियर है। अभी देखिए उसको बाद में सॉल्व करेंगे हम, ठीक। यहां डिवाइड का केस आएगा तो डिवाइड का केस हम बाद में देख लेंगे, अभी यहां पे ब्रैकेट लगा दो भाई। अब कैसे सॉल्व करोगे, या इसको भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, 3/4 हो गया, चलो भाई 3/4 हो गया, इंटू यहां से 2 3 6 और 2 8/3 हो गया, और
आपका क्या है भाई, हाँ, और उसके साथ फिर इनटू में 1/2 हो गया, और डिवाइड का केस है, इसको इनटू कर दो, रेसिप्रोकल बना दो, तो 1/4 को आप 4 लिख दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चा। अब कैसे सॉल्व करना है भाई, जैसे बस कैंसिल आउट करना है आप लोगों को, करना ही क्या है इसमें, ये 4 बारी, ठीक है, आपका 7 से ये 3 बारी, 3 और 3 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 बारी, 2 इंटू 96 92 हो गया भाई, 92 डिवाइड बाय, अब इसको काट दो, 4 और 2 8, 8 से 8 खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा 4, तो 92 में 4 का भाग किया, उत्तर दिया 23। कितना उत्तर आ गया भाई, 23, 23 आंसर आ गया। क्लियर है। अब देखिए एक और एग्जांपल करते हैं भाई हम, तो यहां से यदि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 10 है बच्चा, है ना। अब देखो उधर यहां a और b कोई दो नंबर हैं, और अगर ये दो नंबर आपने सोच लिए, देखो अलजेब्रा ना, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन कह लो या इसको नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन कह लो, बेसिक अलजेब्रा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें क्या कहते हैं अलजेब्रिक आपके ये नंबर्स आए हुए होते हैं, वेरिएबल्स चल रहे होते हैं, उस केस में भाई ये a और b दो संख्याओं को जोड़ के ही तो 8 आया होगा, और a और b दो संख्याओं का गुणा करके ही तो 10 आया होगा। अब ये संभव है कि आप संख्याएं सोच भी सकते हो और नहीं भी सोच सकते हो। अगर आपसे संख्याएं नहीं सोची गई तो आपको प्रॉपर बेसिक फॉर्मूला बेस्ड ही करना पड़ेगा, और वही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दो संख्याओं को जोड़ के 8 और गुणा करके 10 भाई नहीं सोचा जा रहा। क्यों नहीं सोचा जा रहा बच्चा, क्योंकि देखो 4 दूनी 8 होता है, ठीक, लेकिन अब 8 करने के लिए 7 और 1 किया तो 7 एकम 7 होता है, 6 और 2 किया तो 12 हो जाता मल्टीप्लाई करके, तो ये दिक्कत आएगी, तो आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा भाई। तो a प्लस बी इसका क्या कर दो, होल क्यूब कर दो बच्चा, तो इसका होल क्यूब कर दो भाई, और इसका होल क्यूब क्या आएगा भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 और ए बी और ब्रैकेट में a प्लस बी, यही आएगा ना। और यहां से 8 का क्यूब कितना हो गया भाई, 512 हो गया। अब यहां वैल्यू पुट कर दो। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए तो इसको तो छेड़ो ही मत, यहां से प्लस 3 इंटू ए बी का वैल्यू कितना भाई, 10 है, 10 लिख दो। a प्लस बी का वैल्यू कितना भाई, 8 है, तो 8 लिख दो भाई, ठीक है, और बराबर कितना 512। अब देखो 10 या 30 8 240, उधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, 512 माइनस 240 बच्चा, तो भाई 500 200 312 32 38 272 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 272 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चा ये। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भाई ट्रिग्नोमेट्री से निकल कर आया। अब देखो मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो आप फॉर्मूला बेस्ड जो आप 10th में 12th में करते थे उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, या फिर आप क्या कीजिए कि यहां पर दे रखा है भाई कि 0 डिग्री से थीटा बड़ा है और थीटा से 90 डिग्री बड़ी है, तो आप 90 और 0 के बीच में कोई भी एक एंगल पुट कीजिए और उस एंगल को क्या कहते हैं यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, और जो ऑप्शन निकल के आए उसे ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दीजिए। जो भी आंसर निकल के आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में उसे ऑप्शन से सेटिस्फाई करा दीजिए। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप भागते हुए बहुत तेजी से क्या कहते हैं 45 30 60 कुछ भी रख देते हो, रखने के बाद में बच्चा क्या होगा कि आप ऑप्शंस चेक करेंगे, और ऑप्शन चेक करते समय आपको देखो कोसेक थीटा और सेक थीटा दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, और यहां पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं बच्चे, क्योंकि क्या कहते हैं कोसेक थीटा और सेक थीटा दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पर इक्वल होती है। ऐसे ही कॉट थीटा बच्चा और टेन थीटा इन दोनों की वैल्यू भी 45 डिग्री पर इक्वल होती है। तो इससे क्या समझने को मिलता है हमें, इससे समझने को यह मिलता है हमें कि हमें वो एंगल पुट नहीं करना है जिस एंगल पर दो ऑप्शंस सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता फिर आपका कौन सा वाला आंसर होगा, तो वो जो पूरी मेहनत की होगी आपने वो बेकार जाएगी बच्चा। और उससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एंगल, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इनमें से ऑप्शंस पर एक नजर डालनी है, पता करना है दो ऑप्शन सेटिस्फाई तो नहीं होंगे तो कोई भी वैल्यू पुट कर दो, और अगर हो रहे हैं तो उस वैल्यू को पुट मत कीजिए, उसके अलावा कोई भी पुट कर दीजिए। तो मैंने कहा भाई कि 0 थीटा 90 है, देखो कॉस थीटा आपका 60 30 पर रूट में आएगा, चलो तो भाई थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 60, तो हमने थीटा का वैल्यू 60 पुट किया, तो 1 प्लस कॉस 60 का वैल्यू बट्टा 1/2, ठीक है, माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2, बट स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3/4 हो जाएगा। अब यहां से देखो उधर ये आपका सॉल्व करके कितना आया, 3/4 आया, यहां से 4 और 2 6 में से 3, तो 3/4 आपका सॉल्व करने के बाद आ गया। अब देखो उधर इनटू, अब सेक 60 का वैल्यू कितना होता है भाई, तो सेक 60 का वैल्यू होता है आपका 2/√3,
और 2/√3 का स्क्वायर करोगे बच्चा तो 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 4/3 हो जाएगा। और कोसेक 60 का वैल्यू होता है भाई 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉरी मैं उल्टा बोलेगा, लेकिन आना वही है। सेक 60 का वैल्यू होता है कितना भाई? आपका 2 और उसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। और कोसेक 30 का वैल्यू 60 का वैल्यू कितना होता है भाई? तो कोसेक 60 का वैल्यू होता है आपका 2/√3, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 4/√3। अब इसको सॉल्व कर लो भाई। 4 3 12 और 4 16, तो 16 हो चुका होगा, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 3/4 इंटू 4/√3 ये आपका यहां से निकल कर आ गया। अभी आप नीचे सॉल्व कीजिए। साइन 60 का वैल्यू भाई √3/2। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2। अब यहां से इसको किया तो आपका ये कितना हो गया भाई? ये हो गया आपका √3/2 इंटू 3/2। ठीक है, और यहां से tan 60 का वैल्यू कितना होगा बच्चा? √3। और cot 60 का वैल्यू कितना होगा भाई? 1/√3। तो यहाँ √3 3 और 1 4/√3, तो 4/√3 हो चुका है। अब यहां से सॉल्व कर लो। देखो पहले तो इसको ही सॉल्व कर लो भाई। यहाँ ये 2 से 2 ये खत्म, 4 हो गया। अभी यहाँ 4 से 4 खत्म हो चुका है। ठीक है बच्चा, अभी यहाँ पर क्या बचा भाई? इस √3 से 3 √3 टाइम्स कट गया। अब देखो बचा क्या आपके सामने? आपके सामने बचा कि √3 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा बच्चा? 3 बचा। क्या बचा भाई? 3 बचा, है ना? तो नीचे 3 बचा आपका और ऊपर √3 बचा, और इसको कैंसिल आउट कर दो। क्या आ जाएगा भाई? 1/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 1/√3 आ जाएगा। क्लियर है? और 1/√3 किसकी? 60 एंगल पर किसकी वैल्यू होती है? कॉट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इधर, तो कॉट 60 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो इक्वल हो जाएगा भाई। तो अब यहां से ये सेटिस्फाई हो चुका। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई 12 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर आयतन वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है। भाई एक सॉलिड मेटल क्यूबॉइड है, इसका डायमेंशन दे रखा है 12 सेंटीमीटर एंड 54 सेंटीमीटर एंड 72 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज आर मेड फ्रॉम इट। व्हाट इज द सम ऑफ द लैटरल सरफेस एरिया? तो भाई लैटरल सरफेस एरिया चाहिए उसको। कोई दिक्कत नहीं। देखो किसी को पिघलाने पर आप एक मेंसुरेशन का फॉर्मेट समझ लीजिए कि कभी भी किसी एक सॉलिड फिगर को वो दूसरे सॉलिड फिगर में, दूसरे शेप के सॉलिड फिगर में क्या कहते हैं, मेल्ट करना चाहता है, तो उस केस में बच्चा जो धातु यहां रही होगी वही धातु यहां गई होगी। तो धातु मतलब उसका वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चा? समान रहेगा। तो दोनों फिगर्स का वॉल्यूम समान रहेगा। तो भाई जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम रहा होगा बच्चा 12 इंटू 54 इंटू 72, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम रहा। और यही वॉल्यूम रहा होगा 8 क्यूब्स का। तो भाई 8 घनों का वही वॉल्यूम रहा होगा। तो 8 घनों का वही वॉल्यूम रहा होगा, तो क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 से 72 9 बारी। ठीक है, 27 को तोड़ दो भाई, 2 इंटू 27। ठीक है, 12 को तोड़ दो भाई, 4 इंटू 3। अब देखो 3 और 3 9 3 27, 27 का स्क्वायर क्यूब रूट करोगे आप तो 3 आ जाएगा। 27 का क्यूब रूट 3 आ जाएगा, और 4 दूनी 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा। तो ए का जो वैल्यू आ गया बच्चा 9 दूनी 18 आ गया। ए का वैल्यू जो आ गया वो क्या आ गया भाई? 18 आ चुका है ए का वैल्यू। अब कैसे करेंगे हम? तो ए का वैल्यू 18 हो चुका है, साथ के साथ चाहिए इसको 2 घनों के पार्श्व लेटरल सरफेस एरिया चाहिए 2 क्यूब्स का। तो भाई क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होता है 4a²। चारों भुजाओं का योग ही तो होता है भाई, चारों भुजाओं का क्षेत्रफल ही तो होता है आपका क्या? लेटरल सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। अब कितने क्यूब्स का चाहिए? 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सवाल भाई। तो 4 दूनी 8 और 18 का स्क्वायर 324, 324 3 अट्ठे 24 और 25 92। आंसर है कहीं? हाँ जी, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लियर है? बहुत आसान सवाल था। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? पिछले वर्षों में ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 है। यदि वर्तमान में उनकी कुल आय रुपए इतने है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान में बी की आय का योग ज्ञात करें। थोड़ी सी जगह ले लें भाई हम इस क्वेश्चन के लिए, है तो आसान ही, लेकिन फिर भी आप इधर आ जाओ थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है सर? हाँ जी।
कैसे करेंगे अब? बड़े प्यार से ही करेंगे सवाल को भी। पिछले वर्ष में ए और बी की आयु नहीं थी भाई, यहां इनकम होगी, कोई नहीं। आय का अनुपात कितना है लाला? 4:3। तो मैंने बोला कि पिछले वर्ष की बात करते हैं ना, तो पिछले वर्ष, चलो भाई, ए और बी हो गए, इन दोनों की आयों का अनुपात हो गया 4:3। ठीक है, अब इस वर्ष की बात करते हैं। तो इस वर्ष कैसे निकालेंगे भाई? ये बोल रहा है कि व्यक्तिगत आयों का अनुपात 3, 4 और 5, 6 है, लेकिन पिछले और वर्तमान, लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम्स का रेशियो क्या है लाला? 3:4 और 5:6। तो देखो, इसकी इनकम पिछले ईयर 4 थी, तो इस साल 3 हो गई होगी। तो भाई 3 से 4 हो गई, मतलब कितने गुनी हो गई? 4/3 गुनी हो गई। कितने गुनी हो गई बच्चा? 4/3 गुनी हो गई। तो आप कर दो ना यार, इस वर्ष इसकी 4 है तो 4/3 गुनी हो जाएगी, तो 4/3 कर दो। ये जितना अच्छा सवाल है ना बच्चा, जितना बेहतर सवाल है, उससे बेहतर तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। लगेगा नहीं कि आपने कैलकुलेशन की है, बड़े प्यार से होगा क्वेश्चन। भाई 3 से 4 होने का मतलब है 4/3 गुना होना। 4/3 गुना होना, तो आप 4/3 गुना कर दो बच्चा इसकी इनकम को। तो ये पिछले वर्ष 4 थी, तो इस वर्ष हो जाएगी 4 × 4/3 गुना। ठीक है भाई। अभी इसके बाद क्या बोलता है ये? इसके बाद बोलता है कि बी की इनकम 5 से 6 हो गई। चलो भाई, तो बी की 5 से 6 हो गई बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो गया? कितने गुना हो गई? 6/5 गुना। कितने गुना हो गई भाई? 6/5 गुना हो गई। तो आप यहां पर 3 गुणा 6/5 कर दीजिए। 3 गुणा 6/5 कर दीजिए। ठीक है जी। अब देखो सर, यहां 2 से काटा लाला 2 बार, और ये 2 से काटा 3 बार। अब देखो, 2 पंजे 10 और चौके 40। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 27। तो देखो, ये आ गया इन दोनों की इस वर्ष की इनकम्स का रेशियो। और दोनों की इस वर्ष की इनकम टोटल कितनी होगी बच्चा? ए की 40, बी की 27, तो दोनों की हो गई 67। अब 67 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 24/12 के आगे 3 जीरो। ठीक है, 2,41,000, सॉरी 24,12,000 रुपए। तो अब यहां से 1 यूनिट का वैल्यू आएगा बच्चा, तो देखो 6 18 लगभग, तो 4 बार तो जाएगा नहीं। 7 के पहाड़े में 2 आता है, 6 पे तो मे भी 36 बार कटेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया भाई 36,000। कितना आ गया बच्चा? 36,000 आ गया। अब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि पिछले वर्ष में एक ही आय। तो पिछले वर्ष की एक ही आय ये 4 थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता भाई कितनी थी, यहां बाद की बात है, लेकिन अभी इस वर्ष का पता है मुझे 40। ठीक, अब पिछले वर्ष की एक ही आय और इस वर्ष की वर्तमान वर्ष में बी की आय, इन दोनों के बारे में पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो पिछले वर्ष की एक ही आय निकालते हैं हम। तो देखो, इस वर्ष एक ही आय 40 है लाला। ठीक है, इसी अनुपात से तो कर रहे ना हम, 40 और 27 का रेशियो यही तो लिया है हमने। तो पिछले इस वर्ष एक की इनकम 40 है, और पिछले वर्ष कितनी रही होगी? 3। कितने में से? 4 में से। तो भाई कितने गुना रही होगी? 3/4 गुना रही होगी। मतलब क्या हुआ इसका? 30 रही होगी। तो ये तो आ गई पिछले वर्ष की एक ही इनकम। ठीक है, पिछले वर्ष की एक ही इनकम इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकाली हमने। किस रेशियो के अकॉर्डिंग निकाली? इस रेशियो के। देखो, अभी इस वर्ष की निकाली थी तो 4/3 गुना कर दिया। अभी पिछले वर्ष की निकालनी है तो यार 3/4 गुना कर दो। क्या ही आपत्ति आ रही भाई? और ऐसे भी कह सकते हो कि 4 इस वर्ष है तो 4 का वैल्यू 40 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 30 होगा। ये भी बोल सकते हो आप। बड़े प्यार से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतना ही प्यारा मेथड है आपके लिए, उतना ही प्यारा मेथड है आपको। आप इस क्वेश्चन को देखो, आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेंस का क्वेश्चन है, और इतने प्यार से हो सकता है। अभी हमने क्या किया? एक सिंगल मल्टीप्लीकेशन 4/3 का यहाँ किया, 6/5 का यहाँ किया, और इसके अलावा भी तो कुछ नहीं किया भाई। ए और बी की इनकम्स का रेशियो आ गया। अभी हमने पिछले वर्ष की एक ही निकाल ली भाई, तो कितनी आ गई? 30 आ गई। और इस वर्ष की बी की कितनी है बच्चा? 27 है। तो दोनों का योग कितना हो गया बच्चा? 57 हो गया। दोनों का योग कितना हो गया भाई? 57 हो गया। 30 और 27 57, और 57 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। तो 3600,000 इंटू 57 कर दो भाई। 6 7 42, पीछे 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? हाँ जी, ये है ऑप्शन डी हो गया। 6 7 42, पीछे 2 वाला ऑप्शन कौन सा है? डी है। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, ये डिट्टो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैंने इनमें कोई भी लैंग्वेज नहीं बदली है। जो आपका प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, मैं उसी को सॉल्व करा रहा हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं करा रहा। चलिए चलते हैं हम अपन अगले क्वेश्चन पर। एक बात देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए।
अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है भाई एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है और बीसी वृत्त का व्यास है। यदि एंगल डीबीसी बराबर 29 है तो एंगल बीएडी की माप क्या होगी। चलो भाई ठीक है, हो गया क्वेश्चन। कैसे करेंगे भाई, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलो भाई एक चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वो सर्कल पर होता है, तो हमने एक सर्कल बना लिया। बोल रहा है कि बीसी जो है वृत्त का व्यास है, तो पहले आप डायमीटर ले लो भाई, बीसी इज अ डायमीटर एंड दिस इज बीसी, बी एंड सी। ठीक है भाई। अब यहां पे क्या चाहिए उसको कि एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है, तो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टाइसेस जो होंगे वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। कहां लाई कर रहे होंगे, सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे होंगे, उन्हें हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो भाई यहां से क्वाड्रिलेटरल है ना, तो ये ए और बी, ए और बी क्लियर है। तो अब ए और बी हो चुका है। अब देखो क्या बोल रहा है भाई, एंगल सॉरी बी तो ये हो ही चुका है, ये होगा ए बी सी डी। तो भाई डी कर दो, इसको क्या कर दो, डी कर दो भाई, तो ये डी हो गया। अब बोल रहा है एंगल डी बी सी, तो देखो डी से स्टार्ट करो, बी पर पहुंचाओ और सी तक, ये हो गया आपका 29 डिग्री का। कितना दिया भाई उसने, ये 29 डिग्री का दिया है, 29 डिग्री का दे रखा है बच्चा ये। तो ये वाला एंगल दे रखा है 29 डिग्री का। क्लियर है, तो ये 29 डिग्री हो गया। अब देखो इधर करना क्या है आप लोगों को, वो बोल रहा है कि एंगल बी ए डी की माप ज्ञात करें, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब देखो ये 29 है बच्चा और ये आपका सेमी सर्कल होगा भाई, बी से लेके सी तक आपका सेमी सर्कल होगा, बी ए डी सी आपका सेमी सर्कल होगा भाई, अर्धवृत्त होगा। और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना हुआ कोण समकोण होता है। तो आप यहां पर ये वाला एंगल हो गया आपका 90 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया बच्चा, 90 डिग्री का। अब इसके बाद देखो उधर इसकी वैल्यू निकाल लो भाई, तो 90, अब ये 29, तो ये वाला कितना बचा होगा भाई, 61 बचा होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 180 होता है। तो ये 61 हो गया। अब बच्चा देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है भाई, अपोजिट एंगल्स का सम होता है आपका कितना, 180। तो अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है भाई, 180 होता है। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां पर एक एंगल x है और दूसरा आपका 61 है और दोनों का सम 180 होगा भाई। 180 में से 61 घटा दो, 129 आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन सी है। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हल्का बड़ा क्वेश्चन नहीं है भाई, आसान क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है बच्चा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हाँ भाई 25√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष का इसके दोनों ओर समतल पर स्थित दो बिंदुओं से उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। चलो भाई 45 और 60 डिग्री है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मीटर में दशमलव के एक स्थान तक सही कितनी होगी। चलो भाई ये पूछ रहा है। तो हमने एक टावर ले लिया भाई, चलो, और इसके दोनों ओर स्थित दो बिंदु ले लिए भाई हमने। ठीक है, दो बिंदु ले लिए, एक बिंदु से इसकी चोटी का जो उन्नयन कोण है, एंगल ऑफ एलिवेशन है बच्चा, वो कितना है, 45 डिग्री है। और दूसरे बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है। अब इसकी जो हाइट दे रखी है वो 25√3 मीटर दे रखी है। तो भाई 25√3 मीटर ये दे रखी है। अब देखो इधर करना क्या होता है, आपको पता होगा कि यहां पर आप tan थीटा लगाते हो, तो मैं आपको यहीं पर एक रेशियो वाला बेहतर तरीका बताता हूं बच्चा, कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस ना कभी भी फॉर्मूले से करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, कभी भी नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो कि अगर भाई दो पॉइंट आपके अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वहां से ये दूरी a और ये वाली दूरी b, तो यहां पर कभी भी आपसे पूछेगा कि a प्लस बी यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये a प्लस बी होगी हमेशा √3 + 1 इंटू हाइट, √3 + 1 इंटू हाइट अपॉन √3। कितनी होगी बच्चा, ये होगी हमेशा √3 + 1 अपॉन √3 इंटू हाइट। अब देखो ये फॉर्मूला याद रखो, बीमारी है भाई, मैं तो नहीं चाहता, क्योंकि मैंने भी पर्सनली आपको सलाह यही दूंगा कि आप जितने भी फॉर्मूले ज्यादा पढ़ोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने बहुत बच्चों को फॉर्मूले पढ़ते देखा,
मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में उनको 10 फॉर्मूले याद करते हुए देखा भाई, 10 फॉर्मूले। और मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा पढ़ाते हुए, भाई इतने फॉर्मूले आप बच्चों को कितने प्रोवाइड करा दोगे? भाई मानता हूं मैं कि टाइम कम रहता है, लेकिन बच्चा अगर उसी जगह पर कैलकुलेशन पर काम कर ले थोड़ा सा, तो अपने आप ही ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी। भाई इतना उल्टा सीधे हर सवाल के लिए नया फॉर्मूला, ये नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और मैथ्स जो है वो फॉर्मूले पर इतना, भाई अर्थमेटिक को फॉर्मूले पर इतना ज्यादा चलाएं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई, ये तो बच्चा पगला जाएगा। करना क्या, देखो जरा 60 के सामने अगर बोले हैं भाई, तो 10 60 का वैल्यू होता है √3, और √3 होता है तो 10 होता क्या लाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 60 के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस रहेगा, और बेस रहेगा तो √3/1, तो ये 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही 10 45 के लिए परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं, क्योंकि 10 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से ये जितना होगा उतना ये होगा। तो अभी फिलहाल तो ये √3 दिखा रहा है भाई, तो ये भी कितना रहा होगा, √3 रहा होगा। और हाइट कितनी हो गई भाई, √3। तो देखो √3 का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 25/√3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका थोड़ा सा सोचने की क्षमता सही रही होगी, अगर सोचने की क्षमता सही रही होगी, तो मुझे एक बात बताओ, आपने इस क्वेश्चन में ऐसा क्या ही खास कर दिया? 25/√3 हाइट दे रखी है, √3 बटे में आ ही जाना है, ठीक है। और 7 के साथ दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो √3 + 1 चाहिए उसको, तो √3 + 1 चाहिए उसको, ठीक है भाई। ये √3 बच्चा यहां से यहां तक, ठीक है, और ये 1 है ही, तो √3 + 1 की वैल्यू चाहिए उसको, तो निकाल लो भाई। √3 से √3 कैंसिल। अब देखो 25 गुणा पॉइंट में आंसर दे रखे हैं, तो √3 का वैल्यू 1.73, और +1 करोगे तो 2.73 हो जाएगा भाई। तो 2.73 हो जाएगा, लगभग 25 का भाग गुणा करोगे आप, 3 बारी से कम चाहिए, तो 3 बारी 75 से कम 68 वाला आंसर होगा बिल्कुल। कौन सा आंसर होगा आपका, लगभग 68 वाला आपका आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए यार, तो आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा + 2 sin थीटा cos थीटा sec स्क्वायर थीटा = a/b, तो भाई बोल रहा है कि 0 से थीटा बड़ा है और 90 से छोटा है। तो फिर से बोला है ना मैंने, कोई वैल्यू पुट कर दो, लेकिन चेक कर लो भाई, साइन और cos दोनों इक्वल हैं, ठीक है भाई, और sec और cosec दोनों इक्वल हैं। तो मुझे पता है अच्छे से कि भाई यहां पर 45 नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते? 45 पर sec और cosec दोनों इक्वल होते हैं, साइन और cos दोनों इक्वल होते हैं, तो 45 को छोड़ दो, दूसरा रख लेते हैं। अब दूसरा रखने के लिए आप क्या वैल्यू पुट करोगे भाई, तो मैं चाहता हूं कि आप 30 डिग्री पुट कर दो, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू 30 पुट कर दिया भाई, 1 + 2 और tan 30 का वैल्यू 1/√3 इंटू, तो उसका स्क्वायर होके 1/3 हो जाएगा, प्लस 2 sin 30 का वैल्यू 1/2 हो गया, और sec 30 का वैल्यू आपका 2/√3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। और ये इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड निकले, ठीक है। और इज्जत से लिखते जाना, जितना कोशिश कीजिए उतना फास्ट लिखने की, सॉल्व करने की, माइंड को चलाने की, इस पर काम कीजिए। अगर आप इस पर काम करते हैं तो बेहतर तरीके से आप क्या निकाल पाओगे, मीन्स को निकाल पाओगे। आपके सामने रखा होगा, बड़े प्यार से हो जाएगा, 2-4 मिनट और बच जाएंगे बच्चा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बचेंगी, बिल्कुल बच जाएंगी भाई। अब गीत नहीं गा रहा हूं मैं, समझ जाओ बच्चों। हाँ भाई, तो यहां से 1 + 2/3 प्लस आपका ये हो जाएगा, 2 से 2 काट दे भाई, तो ये कितना हो गया भाई, फिर से 2/3 हो गया, और बराबर a/b हो गया। अब ये कितना हो गया भाई, 4/3 और 3 8/3, सॉरी 7/3, अरे 3 और 2 5 और 2 7, तो 7/3 हो गया। अब a का वैल्यू 7, b का वैल्यू 3 यहां रख दीजिए, तो 7 + 3 और अपॉन 7 - 3, तो कितना हो गया भाई, 10/4, काट दो भाई 5/2, कितना हो गया भाई 5/2, में भी गलती कर दी कहीं। 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां 2 से 2 काट दो, sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, 2/3 होती है, तो ये 4/3 हो जाना है, ठीक है। हाँ, ये 4/3, यही नहीं लिखा हमने भाई, तो वही हम बोल रहे हैं कि गलती कहां हो गई। चलो कोई नहीं, तो ये 4/3 पुट कर दीजिए। अब यहां से कितना हो जाएगा बच्चा, 3 और 2 5 और 4 9, तो 9/3 हो जाएगा, जो 3 आ जाएगा, तो 3/1 पुट कर दो भाई। अब इस जगह पे 7 की जगह पर 3 और 3 की जगह पर 1 पुट कर दो, तो a का वैल्यू 3 + 1/3 - 1 कितना हो गया भाई, 4/2, उत्तर आ गया 2। अब 2 देखो किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री पर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, कोसेक 30 की वैल्यू होगी आपकी क्या,
2 होगी। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, समझ में भी आ गया होगा, कर भी लिया होगा, समझ भी गए होंगे। चलिए मिलेंगे अब आपसे हम अपने अगली वीडियो में, और वहां पर मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ बेहतर क्वेश्चंस फिर से लेके आऊंगा। और बच्चा मैं फिर बोल रहा हूं आपसे कि अगर आपको लंबी क्लास चाहिए तो मुझे प्लीज कमेंट में लिख कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में लिख कर बताओ और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।